हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी मैंने वीडियो बना दिए हैं। हम और कुछ चीज़ें आज बताना चाहते हैं और गजब गजब की चीज़ें आ रही हैं। ये रेस्पोंडेंट नंबर 5 पार्टी ने एक सिनॉप्सिस दिया और ये एआईबी पार्क कहता है हमारी पार्टी है, बहुत अच्छा है। और इन्होंने 9, 10 और 11 3 पैरा ऐसे हैं उसमें जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। ये 35/1 की बात करते हैं, रेगुलेशन की बात करते हैं, लेकिन फंड थ्योरी की गाथाएं गाते हैं जो हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है। कच इन्होंने दे दिया तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। और हैदराबाद की मीटिंग में जो हुई थी अभी, वहाँ आर्य साहब कहते हैं कि हम 35/1 पे बात कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं स्पेक्यूलेटिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उनसे बच करके रहना। तो आचार्य साहब, आज हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कुछ। सर, आपने ये फंड थ्योरी जो पैरा 9 पे गाई है, क्या आपके 35/1 में कहीं है ये, या आपके रेगुलेशन में है कहीं ये? आपने सारी थ्योरी क्या रखी है? कोई बात नहीं है, चलो गा दिया आपने यहाँ पर 3 सालों के वो दिए फिगर, 13-14 के, 21-22 के और 23-24 के। और हमने लोगों से पूछा कि भैया जो इनकम होती है पेंशन फंड में वो क्या होती है? तो पेंशन फंड को कहीं भी इन्वेस्ट करोगे, उससे जो इनकम होगी, रेवेन्यू रिसीट जो होगी, वो इनकी इनकम होगी। ये जनरल आइडिया है। हमने और आगे पूछा, क्योंकि इसमें जो पेमेंट कर रखा है इनकम के साथ में, जो सर्विंग एम्प्लॉयज का सीपीएफ है वो भी जोड़ करके उसको इनकम बना रखा है। हमने पूछा और भी देखा तो दोनों ही मत हैं। एक मत तो ये है कि जो सर्विंग एम्प्लॉयज का सीपीएफ जा रहा है वो केवल और केवल कॉर्पस, पेंशन कॉर्पस का पार्ट है, वो इनकम नहीं है। दूसरा मत यही था कि यदि ये सारा का सारा पैसा एक ही जगह जाके पूलिंग हो रहा है तो इसको इनकम माना जा सकता है, और एक्चुअरियल जो एक्चुअरी है इसको इनकम मान सकता है। चलो ये भी मान लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो एक्चुअरी है, क्या इसने हमेशा एक जैसा सिस्टम अपनाया है, सिस्टम को बदल दिया है? तो 2013-14 में आप देखोगे इनको 11,920 करोड़ की इनकम होती है और खर्चा होता है इसका 9,998 करोड़, यानी लगभग 12,000 करोड़ की इनकम होती है। 10,000 करोड़ की इनका खर्चा पेंशन जाती है, यानी 2,000 करोड़ इनके इनकम से ही बच जाते हैं। उसके बावजूद भी जो एक्चुअरी है 2013-14 में 7,626 करोड़ का प्रावधान करता है। भैया क्यों? जब आपकी रेवेन्यू रिसीट काफ़ी हो गई और इसमें रेवेन्यू रिसीट काफ़ी है, 2,000 सरप्लस हो रही है, आप कंट्रीब्यूट क्यों कर, एक्चुअली कंट्रीब्यूट क्यों कर रहे हो? और इसमें जो हमारे सीपीएफ कंट्रीब्यूटर्स हैं, यानी जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं, उनका सीपीएफ को टच भी नहीं करते और उल्टा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से पैसा दे दिया जाता है। यानी 2013-14 में इनका कैलकुलेशन का मेथड अलग प्रकार से था। उनका यह था कि जो पैसा सर्विंग एम्प्लॉय से आ रहा है और उसमें जितनी भी रिसीट आ रही है उसको बाहर निकाल दो, और जो इनका बनता है पेंशनर्स का उसमें और एक्चुअल कैलकुलेशन करने के बाद पैसा दे दो। ये 2013 और 14 में इनका कैलकुलेटिंग मेथड था। और 13-14 के बाद 15 में ये नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज लेकर के आ जाते हैं। क्या उसका असर पड़ा आगे? आगे क्या होता है, 21-22 में ये सिस्टम बदल जाता है। इनकम होती है इनकी 21,208 और इनका पेमेंट बदल हो जाता है 30,480 करोड़। अब यहां 30,480 करोड़ और 21,208, 118 और मिला लो इसमें एक्चुअल कैलकुलेशन से, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो यहां 118 यहां होना चाहिए था। यानी लगभग 21 और 9,000 करोड़ के आसपास 21 और 22 में एक्चुअल प्रोविजन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, केवल हुआ 118 करोड़ का। यानी यहां इन लोगों ने बदल दिया। और पेमेंट किससे हुआ? इन्होंने इस बार जो सीपीएफ का पैसा कट के आ रहा है उसको काम में ले लिया। यानी 2013-14 में सीपीएफ को काम में नहीं लेते, अलग सिस्टम होता है,
और 2021 और 22 में इसको काम में ले लेते हैं कि सीपीएफ का पैसा आ रहा है, ठीक है, आपका पैसा है, इकट्ठा जा रहा है, एक्चुअल कर सकता है, मान्यता है। उसके बाद ये 2023-24 में इनकी इनकम होती है 27,126 और पेमेंट होता है लगभग 34,000 के आसपास, 34,000 करोड़ के आसपास। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है लगभग 7,000 करोड़ के आसपास। इस 7,000 करोड़ को यहाँ एक्चुअरी को देना चाहिए था, एक पैसा भी नहीं दिया। यानी यह सिस्टम बदल गया और यहां इन्होंने 56,537 करोड़ का जो सीपीएफ का पैसा है उसको इनकम मानते हुए पेंशनर की पेंशन दे दी और शायद यही तरीका अपनाया जा रहा है। अब ये सही है या गलत है, इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये पूछा ही नहीं कोर्ट ने, लेकिन अपनी ये चतुराई दिखा रहे हैं यहां पे। और शायद हो सकता है कहीं पंगा पड़ा तो यहीं पड़ेगा। चलो कर दिया, कोई बात नहीं है, दोनों ही सिस्टम में दोनों सिस्टम कर दिए आपने। और इनका कैलकुलेशन करके बताते हैं कि ये 50,000 करोड़ रुपए के आसपास इनका सरप्लस है। इन दोनों को मिला करके ना 27,208 को मिला लो, 33 नहीं, ये आपका 27,126 को मिला लो और उसके बाद सीपीएफ का पैसा मिला लो और दोनों मिला करके बन गए 83,663 बन जाते हैं। और उसका क्या नाम, पेंशन पेड 33,394 हो गई, देंगे 50,269। ये कहते हैं कि सरप्लस पैसा है, यानी सीपीएफ का जो पैसा आ रहा है सर्विंग एम्प्लॉयज का उसको मिला करके मतलब इनका सरप्लस में चल रहा है, ये मान के चलते हैं। ठीक है, चल लो भाई, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अब आगे आपको सरप्राइजिंग चीज मिलेगी। क्या करते हैं देखो, दैट इन मार्च 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अप्रूव्ड पेंशन अपडेशन टू आरबीआई पेंशनर्स एंड द इंक्रीज बर्डन ऑन आरबीआई पेंशन फंड वाज 17%. Similarly, the additional annual cost of pension updation for PSP pensioner will be about 5,780 यानी आरबीआई को जो 1, 2, 3 से जो पैसा मिला 17% का इंक्रीज मिला था तो उनका दे दिया। अब इनने अपना कैलकुलेट कर लिया, जो खर्चा हुआ है हमें 34,000 करोड़ का, यानी लगभग ये 30,000 का हुआ है, उस पर 17 पड़ के 5,780 करोड़ रुपए का ही फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये इनने कैलकुलेशन ठीक है, आप दे सकते हो, आपका फिगर है, गुणा भाग करना है, कोई बात नहीं है। विच कैन इजीली मेट फ्रॉम द एनुअल इनकम ऑफ द पेंशन फंड। अब इसको एनुअल इनकम ऑफ द पेंशन फंड की एनुअल इनकम यानी सीपीएफ को मिला करके हैविंग एनुअल सरप्लस, जिससे कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए मतलब एनुअल इनकम ज़्यादा आ रही है। अब ये 50,000 करोड़ रुपए वो है जब इनका 12th बाईपार्ट सेटलमेंट हुआ था उस समय इनकी सैलरी चेंज हुई थी, बेसिक पे चेंज हुई, उसकी वजह से बैंक ने जो 10% दिया उससे ये बढ़ गया था, आगे ये कम हो जाएगा जा करके। चलिए इन्होंने मान लिया 50,000 करोड़। वन टाइम कॉस्ट ऑफ पेंशन अपडेशन, अब यहां देखिए दोस्तों, वन टाइम कॉस्ट ऑफ पेंशन अपडेशन एरियर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/2/2019, 1/3/2019 से यदि एक टाइम पेंशन कॉस्ट दी जाए तो उसका खर्चा 5% होगा इस कॉर्पस का, 4,27,644 का। भैया एक बात बताइए आचार्य जी, आप पेंशन अपडेशन की बात कर रहे हो, आप रेगुलेशन की बात कर रहे हो, 35/1 की बात कर रहे हो, भैया एरियर आप 1/3/2019 से क्यों मांग रहे हो? ये क्या बम फोड़ दिया आपने? आपने देखा है पेंशनर्स को वो क्या दबा के उनके दिमाग में ये बैठा हुआ कि रेगुलेशन तो पीछे से लागू होगा। रेगुलेशन बेस्ड यदि पेंशन अपडेशन होता है तो इसको 1995 से क्या पहले से एरियर मिलेंगे, और आप मांग रहे हो 1/3/2019 से। क्या कोई मिली भगत है आपकी? मिल गए हो क्या रेस्पोंडेंट से? क्या आप 1/3/2019 डाल दो, आरबीआई पैटर्न पे कर दो? आरबीआई पैटर्न तो आपके रेगुलेशन में तो नहीं है, वो तो स्मॉल कमेटी की जब मीटिंग हुई थी उस समय हुई थी आरबीआई पैटर्न पे, और आरबीआई पैटर्न तो कोई पैटर्न तो है नहीं, आरबीआई लाइन का रेगुलेशन में तो है नहीं, ये तो आउट ऑफ कोर्ट हुआ एक सेटलमेंट है। मतलब आप 1/3/2019 से एरियर मांगते हो, इसका मतलब ये हो गया कि जो केस चला हुआ है, सिविल अपील जो चली हुई है उसमें आपने मतलब कील ठोक दी। अरे सिविल अपील तो आपका पहले से चली है, रेगुलेशन बेस्ड है वो तो। और फिर ये आरआर जो केस लड़ रहे हैं, ओरिजिनल केस जो लड़ रहे हैं, ये क्या करेंगे भाई? इसको कहते हैं सर स्पेक्यूलेटिव इंटरप्रिटेशन। आचार्य जी, इसको कहते हैं स्पेक्यूलेटिव इंटरप्रिटेशन। आप 1/3/2019 से जो एरियर मांग रहे हो 5%, जो 21,000 करोड़ के आसपास बनते हैं, इसको स्पेक्यूलेटिव है। आपको किसने कहा था भैया कैलकुलेट करके कोर्ट में देना? और ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है और आएगा, ये इसी पे होगा।
पर दूसरी बात यह है, क्योंकि आप इसकी ओरिजिनल पार्टी नहीं हो, तो हो सकता है तुम सबका यदि एक ही सिनॉप्सिस है तो मामला यही बैठना है, और यदि सिनॉप्सिस अलग अलग है, पिटीशनर का अलग है, आपका अलग है, तो फिर शायद बचाव हो जाए। ये जो तमाशा किया है ना आप लोगों ने इस सिनॉप्सिस में, इसको कहते हैं स्पेक्युलेटिव इंटरप्रिटेशन। जो दूसरों पर लांछन लगाते हो ना, वो मत लगाया करो। मेरे समझ में नहीं आती है कि आपने 1/3/2019 से एरियर कैसे मांग ले। इसका मतलब 1/3/2019 से ही आप चाहते हो कि आपका पेंशन अपडेशन हो, और वो भी हो, कोई परेशानी नहीं है हमें। लेकिन समस्या ये है कि जो ओरिजिनल पिटीशन है, जो सिविल अपील है ओरिजिनल, जो अभी वहीं की चली हुई है चंडीगढ़ हाई कोर्ट की, उसका क्या होगा? उससे तो कोई लेन देन है नहीं इसका। तो आप किस लिए बैठे हो उसमें जाकर के लंबी लंबी फेंक रहे हो, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आप कर तो रहे हो, कर तो दिया आप लोगों ने। अब शायद इसको लोग सुनेंगे ना, तो आपके प्रति जो है ना लोगों को हो जाएगा, भाई ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ शब्दों को, अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।